नमस्कार। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस की तैयारी के अनुक्रम में इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था पे ये मैं वीडियो बना रहा था। आज का चैप्टर होगा परिसंघीय प्रणाली, फेडरल सिस्टम। क्या होता है फेडरल सिस्टम? इंडियन पॉलिटी में भारतीय राज्य व्यवस्था में फेडरल सिस्टम से क्या अभिप्राय है? भारतीय राजनीति में परिसंघीय प्रणाली का मतलब सीधा सीधा होता है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन को हम कहते हैं परिसंघीय प्रणाली। केंद्र प्लस राज्य, इसका और इसका दोनों के बीच जो है कुछ शक्तियां होती है जिसका जो है विभाजन होता है, और उन शक्तियों को प्रत्येक राज्य और केंद्र सरकार अपने यथा निर्दिष्ट शक्तियां जो संविधान में दी गई है उसके अनुसार वो जो है अपना अपना कार्यवाही करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ही जो है रोचक सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी का परिसंघ प्रणाली। इसमें एक दो चीजें हैं जो ध्यान देने की चीज है कि भारतीय परिसंघवाद जो है ये भारत के संविधान में पूरी तरीके से परिसंघ न होकर के बहुत कुछ मामलों में यूनिटरी एक रूप में दिखाई पड़ने लगता है। मतलब जहाँ पे केंद्र का ही सर्वे सर्वा जो है वर्चस्व रहता है और राज्य सरकारों की स्थिति जो है केंद्र के सामने काफी कमजोर हो जाती है। उस स्थिति में कुछ लोग कहते हैं इसको जो है एक यूनिटरी प्रणाली, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूनिटरी है। अगर सही शब्दों में इसका देखा जाए तो ये बहुत हद तक सहकारी है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिल करके काम करते हैं और बहुत से विषय ऐसे होते हैं जैसे विदेश, रक्षा, वित्त, ये सब विषय ऐसे होते हैं जो देश की अखंडता, एकता, अखंडता के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उस पर केंद्र का ही वर्चस्व रहता है, राज्यों का वर्चस्व नहीं रहता, उनका अपना एक विषय अलग है। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो एग्जाम में आता है कि जो फेडरल सिस्टम को रिफ्लेक्ट करता है? तो फेडरल सिस्टम का मतलब होता है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का जो है विभाजन हो रखा है। तो आप देखेंगे कि हमारे अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। किसका संघ है? यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ है। जितने राज्य हैं भारत में वो सब मिल करके एक एसोसिएशन बनाते हैं जिसको जो है राज्यों का संघ बोला जाता है। तो ये भारत जो है राज्यों का संघ है, राज्यों से मिलकर बना हुआ है। तो इट इज ए एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स। ये आर्टिकल 1 में इसको डिफाइन किया गया है परिसंघ को। दूसरा इसमें है कि द्वैध शासन है। द्वैध शासन का मतलब क्या है कि राज्य की अपनी सीमाएं हैं, अपनी सत्ता शक्तियों का बंटवारा है और केंद्र के पास अलग शक्तियों का बंटवारा है, जिसको आपने देखा होगा। 3 सूची आपने पढ़ी होगी, देखी होगी, सुनी होगी, जिसमें राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, 3 सूची है। जिसपे राज्य सूची पे राज्य सरकारें जो है कानून बना सकती है, संघ सूची पे केंद्र सरकार बना सकती है और समवर्ती पे दोनों ही बना सकती है। लेकिन अगर कोई विरोध होता है, कंट्राडिक्शन होता है सपोज, तो ऐसी स्थिति में जो है किसके कानून की वो जो वरीयता मिलेगी? केंद्र की। तो समवर्ती सूची पे दोनों का कानून बना सकते हैं, केंद्र और राज्य। समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर विरोधाभास हुआ तो ये राज्य सूची वाला जो है, राज्य जो सूची कह रहे हैं, समवर्ती सूची पे जो राज्य ने कानून बनाया वो खत्म हो जाएगा, वो वैलिड होगा केंद्र। इसमें आपको मैं सलाह देना चाहूंगा कि राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों में, तीनों सूची के तीनों लिस्ट में जो तमाम टॉपिक सब्जेक्ट दिए होते हैं, जैसे कानून व्यवस्था राज्य सूची है, रक्षा जो है केंद्र के उसमें सूची में है, समवर्ती सूची में जैसे फॉरेस्ट है, एजुकेशन है,
तो ऐसे तमाम टॉपिक दिए हैं, विषय दिए हैं कि कौन सा विषय किस सूची में आता है, उसको आप लोग जो है रट ले, क्योंकि वो आता है क्वेश्चन उसमें कि ये किस सूची में आता है। तो आपको रटा होना चाहिए, रटने वाला जो ट्रेंड है वो रटने वाली ट्रेंड आपको रखना पड़ेगा। तो वो तीनों सूची के विषय अपने आप रट लीजिए, जिससे जो पता चल जाए कि कौन सा विषय किस सूची के अंतर्गत आता है। तो शक्तियों का वितरण होता है, राज्य अपनी शक्तियां जो है उससे संबंधित जो विषय उस पर कानून बनाती है और उस कानून का क्रियान्वयन करती है। जैसे लोकल नगर पालिका से लेकर के, लैंड से लेकर के, पुलिस व्यवस्था से लेकर, कानून व्यवस्था से लेकर के, ये जो जल है, वाटर मैनेजमेंट से लेकर के, लोकल ट्रांसपोर्ट जो है, बस रोड ट्रांसपोर्ट, ये सब चीजें जो है स्टेट के ऊपर है। तो वो सब्जेक्ट लिस्ट आप अलग से रख लीजिएगा। तो शक्तियों का वितरण है, संविधान की सर्वोच्चता है। भारतीय संविधान जो राज्यों पे और केंद्र पे दोनों पे इक्वली जो है लागू होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके राज्यों के लिए अलग से कोई संविधान नहीं है। राज्य अलग नहीं हो सकते, केंद्र के साथ जुड़े हुए हैं और राज्य अपनी मर्जी से जो है नहीं जा सकते अलग। और लोक सेवाओं का विभाजन है, जैसे अखिल भारतीय सेवाएं जो है IAS IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं जो केंद्र के द्वारा अपॉइंट करके राज्यों में नियुक्त किया जाता है। जो ये 3 सेवाएं होती है जो अखिल भारतीय सेवाएं कहलाती है, इसको ध्यान रखिएगा। IAS IPS इंडियन पुलिस सर्विस, और तीसरा है IFOS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इसके अलावा बाकी जो सेवाएं हैं वो सब केंद्र की सेवाएं है। तो केंद्र सरकार इन तीनों सेवाओं के अधिकारियों को राज्यों में नियुक्त करती है और इसको लेकर बड़ा बवाल रहता है कि ये जो है उनके केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करते हैं। ये सब आलोचनाएं सब चलती रहती है। तो आप ये याद रखिए कि 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तो लोक सेवाओं का विभाजन है, ये IAS IPS IPOS जो है ये राज्य में काम करते हैं, राज्य के लिए नियुक्त किए जाते हैं। और बाकी जो है केंद्र के लिए अलग जो केंद्रीय सिविल सेवा है, जो इसमें इंडियन पोस्टल सर्विस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस वगैरह वगैरह। और फिर स्टेट की अपनी पब्लिक सर्विस अलग होती है। तो राज्य अपने स्तर से भी लोक सेवा आयोग से अलग भर्तियां करता है। तो ये सब चीजें जो है क्लियर कट बचा हुआ है, इसीलिए फेडरल सिस्टम दिखाई पड़ता है। परंतु ईमानदारी से अगर मूल्यांकन करें तो ये जो है बहुत हद तक जो है यूनिटरी सिस्टम भी इसमें रिफ्लेक्ट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा भारत का संविधान जो है सहकारी संघवाद है, मतलब कोऑपरेटिव है, यूनिटरी नहीं है और न ही जो है दोहरी क्लियर कट बंटवारा ही है। और उसका रीजन ये है कि योजना आयोग एक संस्था होता है जिसका नया नाम नीति आयोग कर दिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, NITI, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। तो नीति आयोग के थ्रू जो है ये गैर संवैधानिक संस्था होते हुए भी सबको मालूम रहता है कि इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसके द्वारा जो है केंद्र सरकार जो है तमाम तरीके के इंटरफेरेंस जो है राज्यों के साथ करती रहती है, बजटरी सपोर्ट से लेके और ये सब चीजें फाइनेंसिंग की बात जहाँ तक होती है। तो योजना आयोग के द्वारा इंटरफेरेंस, तो इसीलिए फेडरल सिस्टम का स्ट्रक्चर को धक्का पहुंचता है। राज्यों की परिसीमा में साधारण बहुमत से सदन जो है इसको चेंज कर सकती है, इसके नाम में परिवर्तन, इसके भौगोलिक क्षेत्र में परिवर्तन। तो अब बताइए राज्य बेचारे क्या कर लेंगे। ये राज्य जो है भारत के नक्शे में देखिए तो ये अलग अलग स्टेट हैं और ये सब जो है इनकी सीमाएं काट के इधर से इधर मिला दिया, इधर से इधर मिला दिया, इसकी उधर कर दिया, इसका कुछ मर्जर कर दिया। तो जब राज्यों को उसमें अपना कोई रोल ही नहीं है तो उससे जो है फेडरल सिस्टम को धक्का पहुंचता है। सूची की बात हम लोग कर दिया। केंद्र का प्रभाव हमेशा रहता है, जब भी चाहे इमरजेंसी लगा सकता है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि राज्य की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो उनकी इच्छा है, लगा सकते हैं जस्टिफिकेशन बना करके। तो केंद्र का प्रभाव भी ऐसा है जो इमरजेंसी 356 आर्टिकल में है, उसकी वजह से भी लगता है कि हमारे भारत के संविधान में फेडरल सिस्टम का अभाव है। लेकिन पूरी तरीके से ये सब बातें लागू नहीं होती है, आंशिक रूप से ये सही है और आंशिक रूप से ये सही है। तो इसीलिए तीसरी चीज निकल के आती है जो सहकारी संघवाद की जिसे कहते हैं, सहकारी संघवाद।
फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहना ज्यादा बेहतर है। ये मेंस में भी कई बार सवाल आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद से आप क्या समझते हैं और भारत में किस हद तक दिखाई पड़ता है। तो आप इस तरीके से दोनों को मिला करके आप आंसर डिराइव करेंगे। और प्रीलिमिनरी में ये सब क्वेश्चन इसलिए आता है कि एक तो कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया है, कनाडा के संविधान से ये व्यवस्था जो भारतीय संविधान में लागू की गई, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो बातें हम बता रहे हैं इसको ठीक से मनन करिएगा, क्वेश्चंस में छुपा हुआ रहता है कि कौन सी चीजें जो है सहकारी संघवाद को रिफ्लेक्ट करती है, कौन सी चीजें यूनिटरी फेडरलिज्म को रिफ्लेक्ट करती है, कौन चीज से आर्टिकल से कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसके द्वारा आपको जो है संपूर्ण परिसंघ दिखाई पड़ता है। तो संपूर्ण परिसंघ दिखने के लिए ये सब चीजें दिखाई पड़ती है। यूनिटरी के लिए कुछ ये सब है, लोक सेवाओं का विभाजन, राज्य विलग नहीं हो सकता, तो इससे लगता है यूनिटरी है। इमरजेंसी है, उससे लगता है कि यूनिटरी है। और ये जो 2-3 चीजें, शक्तियों का विभाजन, राज्य शासन, राज्यों का संघ, इससे लगता है कि फेडरल है। लेकिन फिर जब यहाँ देखते हैं कि इससे जो इसकी तो कोई अपनी पर्सनल हैसियत है ही नहीं, तो फिर लगता है कि ये जो है यूनिटरी की तरफ रिफ्लेक्ट करता है। तो दोनों को अगर सामूहिक रूप से देखिए तब लगता है कि नहीं भाई ये सहकारी संघवाद कहना ही ज्यादा बेहतर है, और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि सहकारी संघवाद कह दीजिए, ज्यादा बेटर है, क्योंकि दोनों का मिला जुला रूप दिखाई पड़ता है। तो ये है भारत की परिसंघ प्रणाली के बारे में आपको हमने बताने का प्रयास किया। चीजों को आप ऐसे समझ लें और अपने तरीके से मनन चिंतन करके देखें कि और कहाँ पे ये किस पैरा में, किस आर्टिकल, किस हेडिंग में ये सहकारी दिखाई पड़ रहा है, किसमें यूनिटरी एकिक दिखाई पड़ रहा है और किसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दिखाई पड़ता है। तो 3 कैटेगरी बना के आप जो उसको चिंतन मनन करके देखें, और भी एक्टिविटीज उसमें ऐड हो सकती है, उसको भी शामिल कर लें, आप फिर निर्धारण करें। दूसरी बात कि संघ, राज्य और समवर्ती 3 सूचियों में क्या क्या विषय अपडेटेड है, इसको रट लें, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।